नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज इस वीडियो में हम एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको लेकर के फिलहाल सेबी की जो चीफ है माधवी पुरी-बुच, उनका बयान सामने आया है। हम बात कर रहे हैं आईपीओ मार्केट की। आईपीओज में जो लोग पैसे निवेश करते हैं उनके लिए बेहद यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि जो सेबी चीफ है उन्होंने बताया कि अब वो एक वेन लिस्टेड ट्रेडिंग पीरियड को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, यानी कि जब आपको आईपीओ में जब आपको शेयर्स अलॉट होते हैं उससे लेकर लिस्टिंग तक का जो पीरियड होता है, इस बीच में भी आपको अपने शेयर्स ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। जो फिलहाल आप ग्रे मार्केट में या फिर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम बात करते हैं और ब्लैक मार्केट में जो ये शेयर्स ट्रेड होते थे, उन पर रोक लगाने के लिए सेबी चीफ ने ये फैसला लिया है। ये फैसला क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे को होस्ट संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। संदीप सर, सबसे पहले समझना यही चाहेंगे कि आखिर ये जो फैसला है ये क्या है और आखिर क्या कुछ इसमें हमें आगे देखने को मिल सकता है। देखिए, सट्टा बाजार जिसे आप ग्रे मार्केट भी कहते हैं इंग्लिश में, उस पर जो आईपीओ की ट्रेडिंग होती है, स्पेशली लिस्टिंग होने से पहले, उसके ऊपर एक रोक लगाने के लिए कुछ कदम उठाने की तैयारी सेबी की ओर से चल रही है। ऐसे इंडिकेशंस जैसे आपने हाईलाइट किया भी, जो सेबी की चीफ हैं माधवी पुरी-बुच, उनकी ओर से ये इंडिकेशंस आते हुए देखे हैं। एक प्री लिस्टिंग मैकेनिज्म जो है उसको लाने की जो बातचीत है उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है सेबी के बीच में, जो बोर्ड मेंबर्स में डिस्कशन हो रही है। जो औपचारिक लिस्टिंग होती है, जो फॉर्मल लिस्टिंग होती है किसी भी आईपीओ की, जब आईपीओ खुलता है उसके बाद, तो उससे पहले शेयरों में जो ट्रेडिंग है उसकी सुविधा देने की जो कोशिश है वो सेबी देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इंडिकेट किया गया है। और ट्रेडिंग की सुविधा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हो सकता है, जैसे आप वेन लिस्टेड नाम बता रहे हैं, वेन लिस्टेड ट्रेडिंग पीरियड कह लीजिए, या फिर एक जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की जा रही है। और स्टॉक एक्सचेंजेस को प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की जो मंजूरी है वो सेबी की बोर्ड मेंबर्स दे सकते हैं। इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। और जैसा आपने हाईलाइट किया, ये वेन लिस्टेड नाम का ये प्लेटफॉर्म है या फिर एक जो ट्रेडिंग है जिसकी शुरुआत करने की मंजूरी स्टॉक एक्सचेंजेस को यानी कि एनएसई और बीएसई को दी जा सकती है। नए मैकेनिज्म पर दोनों एक्सचेंजों के साथ सेबी की बातचीत ऑलरेडी चल रही है, पूरा जो डिस्कशन है वो चल रहा है। अगर इसको फॉर्मलाइज किया गया है, फाइनल होता है, तो फिर ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत यहाँ पे की जा सकती है। लेकिन एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शेयरों की जो फॉर्मल लिस्टिंग होती है उससे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश सेबी की ओर से की जा रही है। ये पूरा मसौदा है जो मैंने आपके सामने रखा है। बिल्कुल, तो ये है खबर जिसको काफ़ी सिंप्लीफाई किया संदीप सर ने। लेकिन संदीप सर, यहाँ पे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी तक जो फिलहाल जो नियम है आईपीओ को लेकर के और जो ये ट्रेडिंग का नियम है वो कैसा है और क्या कुछ हमें उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, हमारे देश में अभी अगर आप देखेंगे तो मौजूदा सिस्टम T+3 का है, यानी कि जिस दिन आपका आईपीओ बंद हो गया उसके थर्ड ट्रेडिंग डे, T+3 मतलब कि जिस दिन आईपीओ बंद हुआ उसके तीसरे दिन की जब शुरुआत होगी T+3, तो आपके जो शेयर्स हैं वो लिस्ट हो जाते हैं। और आईपीओ बंद होने के 2 दिन के अंदर ये जो पूरा अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। और ये पहले T+6 था, दिसंबर 2023 तक। आप देखें, दिसंबर 2023 में इसमें बदलाव किया था। पहले क्या होता था, जिस दिन आईपीओ बंद होता था उसके छठे दिन जो ट्रेडिंग है उसकी शुरुआत होती थी, उसको और आधा करके T+3 कर दिया गया था। तो फिलहाल आप देखेंगे तो जो शेयर पहले छठे दिन लिस्ट होते थे आईपीओ बंद होने के बाद, अब वो तीसरे दिन लिस्ट होते हैं। तो इसकी काफ़ी महत्वता है। और यही जो पीरियड है बीच में आईपीओ बंद होने के बीच में, अलॉटमेंट और फाइनल जो लिस्टिंग शुरू होती है, फॉर्मल लिस्टिंग शुरू होती है या ट्रेडिंग शुरू होती है, उसके बीच का ये पीरियड है। ये मैकेनिज्म इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि इसी में ही पूरा जो खेल होता है, मैं सॉरी वर्ड यूज कर रहा हूँ खेल, लेकिन ये जो खेल होता है या पूरा ग्रे मार्केट में जो पूरा धंधा होता है उसी के ऊपर सेबी की नज़र है। स्पेशली जिस तरह से अब हम एआई पर पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा उसका भी जो मार्केट में इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो लोगों का ट्रस्ट कैसे बरकरार रखा जाए और इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले, ये मंशा है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सेबी की ओर से ये कदम उठाया जा सकता है। और इसको कहीं ना कहीं सेबी की जो चीफ है उन्होंने हाईलाइट किया है। बिल्कुल संदीप सर, ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो फैसला लिया गया इसके पीछे क्या है कि जो ब्लैक मार्केट है उस पर एक तरीके से रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी इनके माधवी पुरी-बुच के बयान में ये भी सामने आया है कि अगर जो अलॉटमेंट हो रही है, शेयर्स जो अलॉट हो रहे हैं उससे लेकर के लिस्टिंग के बीच का जो पीरियड, अगर उस बीच में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रेड करना चाहते हैं तो वो कह रही हैं कि ऑब्वियसली उन्हें वो प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उन्हें वो ऑप्शन देना चाहिए। तो आखिर ये पूरे फैसले की वजह क्या है, जो मेन वजह क्या निकल के आ रही है? देखिए, हर कोई जानता है कि होता तो है जो आप कह रहे हैं कि जब आईपीओ बंद हुआ या अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट के बाद जब फॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है उससे पहले ट्रेडिंग तो होती है, ये हर कोई मानता है। ये सेबी की जो चीफ है माधवी पुरी-बुच, उन्होंने भी माना है। लेकिन वो कह रही है कि अगर लोगों को करना ही है, ठीक है, आपके अंदर अगर इस चीज़ का इंटेंट है या आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वाई नॉट प्रोवाइड अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कर सकें और वो रेगुलेटेड हो और सबके सामने हो और उससे
प्राइस डिस्कवरी में भी मदद मिले। तो इसलिए वो चाहती हैं कि एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म मिल जाए। हालांकि आईपीओ का जो बूम है ना, वैसे बेसिक कारण देखा जाए तो आईपीओ का बूम जो है, जिस तरह से कंपनियां बढ़ चढ़कर अपने खुद की जो बिजनेसेस हैं उनको लिस्ट कर रही हैं, बाजार में पैसा रेज कर रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ गलत ना हो जाए, निवेशकों का ट्रस्ट ना खो जाए, ये कुछ चीजें हैं जिसको वो इंश्योर करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं 2024 बहुत ही अच्छा साल रहा है आईपीओ के लिए। 91 बड़ी फर्म्स हैं जिन्होंने पैसा रेज किया है और रिकॉर्ड रकम रेज की गई है। 1,60,000 करोड़ रुपए की रकम 2024 में कंपनी की ओर से रेज की गई है। और लिस्टिंग से पहले जो गतिविधियां होती हैं, स्पेशली देखा जाए, जिसको मैं बता भी रहा हूं कि अनरेगुलेटेड है, अनफॉर्मल है, उसको ही एड्रेस करने की कोशिश जो है इससे पूरी तरह से करने की कोशिश की जा रही है। और लिस्टिंग से पहले जो सौदे होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो पारदर्शिता है वो भी लाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। प्राइस डिस्कवरी बेहतर होगी, ये उनका कहना था। अगर ये मैकेनिज्म लाया जाता है तो बेटर प्राइस डिस्कवरी हो पाएगी। जब आईपीओ लिस्ट होता है तो किस प्राइस पे लिस्ट होना चाहिए, क्या वैल्यूएशंस होने चाहिए, इसमें भी इसमें मदद मिलती हुई दिखेगी। और जो अनरेगुलेटेड ट्रेडिंग है उसको एक स्ट्रक्चर मिलता हुआ दिखेगा। जैसे मैंने कहा कि वो कह रही हैं कि अगर आपको करना ही है, लोग करते तो हैं ही हैं, तो फिर उसको एक फॉर्मल एक स्ट्रक्चर क्यों ना बना दिया जाए। तो अगर ये आ जाता है प्लेटफॉर्म जैसा वो चाहते हैं, अगर इस पे डिस्कशंस फाइनल हो जाते हैं तो फिर स्ट्रक्चरल तरीके से इसमें जो ट्रेडिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो आप फिर आईपीओ की जो फॉर्मल लिस्टिंग है उससे पहले ही आप जो शेयर्स हैं वो लिस्ट होते हुए देखेंगे और उससे आपको प्राइस डिस्कवरी में भी मदद मिलेगी। तो होगा क्या कि प्लेटफॉर्म लॉन्च होने से अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही आपकी जो ट्रेडिंग है उसकी शुरुआत हो जाएगी और फॉर्मल लिस्टिंग तक ये जो प्लेटफॉर्म है वो फिर एक्टिव रहता है वो दिखेगा। तो सेबी चाहता है कि रेगुलेटेड तरीके से लिस्टिंग से पहले ट्रेडिंग का जो मौका है वो लोगों को दिया जाना चाहिए। और आईपीओ की जो प्राइसिंग है, एक सवाल उनको लेकर ये भी उठा कि क्या फिर सेबी आईपीओ की प्राइसिंग में घुसना चाहता है, क्या उसमें भी उनकी मंशा है कि वो आईपीओ की प्राइसिंग भी डिसाइड करे। ऐसा नहीं है, उन्होंने सेबी की चीफ ने साफ तौर पे कहा कि आईपीओ की प्राइसिंग को लेकर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, ना ही हम चाहते हैं। आईपीओ की प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, अच्छी प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है जो कि निवेशकों के पास होनी चाहिए उसको मुहैया करवाना हमारी कोशिश है ताकि प्राइस डिस्कवरी अच्छी हो सके। हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, पूरी जानकारी देना चाहते हैं। प्राइसिंग की जो प्राइस डिस्कवरी है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते किसी भी तरह से। हम चाहते हैं कि लोगों के पास पर्याप्त जानकारी हो, मुहैया करवाने की हमारी कोशिश है जिससे प्राइस डिस्कवरी बेहतर हो सके। एक्चुअली किसी एक रेगुलेटर का पर्पस क्या होता है? गवर्नेंस। वो चाहता है कि चीज़ें रेगुलेटेड रहें, गवर्नेंस रहेगा, निवेशकों का ट्रस्ट बना रहेगा। यही वो मुद्दा है, मेन मोटिव है सेबी का कि अगर इतने आईपीओ आ रहे हैं उसमें कुछ अगर गलत हो गया, किसी निवेशक का ट्रस्ट खो गया तो कैपिटल मार्केट्स के लिए वो शायद एक दिक्कत की बात हो सकती है। तो ट्रस्ट को इंश्योर करने के लिए गवर्नेंस को, और जो उनका पर्पस है सेबी का, वो रेगुलेटर है तो रेगुलेट करेगा, तो रेगुलेशन कड़ा रहे, गवर्नेंस अच्छी रहे, यही एक मुद्दा है जिसको आप अलग अलग एंगल से जोड़ सकते हैं। ये हो सकता है प्राइस डिस्कवरी हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो मेन तो मुद्दा गवर्नेंस का ही है जिसको सेबी इंश्योर करना चाहता है। संदीप सर, हमारी जो ऐसी ऑडियंस है जो आईपीओ में निवेश तो करते हैं लेकिन शायद उन्हें ग्रे मार्केट के बारे में नहीं पता कि ये यहाँ पे ग्रे मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, और फिर हम देखते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, आईपीओ लिस्टिंग से पहले हमें कितने चांसेस हैं कि 50% की लिस्टिंग हो सकती है। ये सब देखने के लिए लोग अक्सर ग्रे मार्केट की तरफ जाते हैं। तो आखिर जो हमारी ऐसी ऑडियंस है इनको आप प्लीज समझाएं कि ग्रे मार्केट और जो आईपीओ है उनका कनेक्शन क्या है और ये कितना पुराना कनेक्शन है सर? देखिए, कोई भी रिटेल निवेशक है, छोटा निवेशक जो है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादातर लोग वैसे देखते ही हैं। हर कोई देखता है तो कहना गलत होगा, लेकिन हाँ, ज्यादातर रिटेल निवेशक ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते ही हैं। अनरेगुलेटेड मार्केट है जिसे हम हिंदी में सट्टा बाजार भी कहते हैं। सट्टा बाजार इसलिए कहते हैं, रेगुलेटेड नहीं है, यानी कि ये रेगुलेटर की नजर में नहीं है। जो भी एक फॉर्मल ट्रेड होता है वो रेगुलेटर की नज़र में होता है, रेगुलेटर को पता होता है, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, उस पर अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं, हर किसी के पास उसका ब्यौरा होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है एक्सचेंजेस का, NSE BSE, जहाँ पे वो ट्रेड होता है। ये जो सट्टा बाजार के जो ट्रेड्स होते हैं, जिसमें अगर हम शेयरों में देखें तो उसको डब्बा ट्रेडिंग भी कहते हैं, तो सट्टा बाजार का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये कुछ एंटिटीज होती हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि कुछ आपस में ही करते हैं, और इनफैक्ट कुछ चुनिंदा शहरों में ही हैं। खासतौर पे अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट का ज़्यादातर जो काम है गुजरात में या फिर मुंबई में ही होता है, और कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जैसे आपने कहा, आपस में ही इसको करते हैं। तो उस लिहाज से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वॉल्यूम कितना है, कितने लोग इसमें शामिल हैं। तो जो प्राइस डिस्कवरी की बात तभी होगी ना जब आप एक फेयर प्लेटफॉर्म आपके पास होगा,
अच्छे वॉल्यूम्स होंगे तभी आप मानते हैं ना कि कोई शेयर की जो प्राइस है वो एडिक्वेट है या फिर बेहतर प्राइस डिस्कवरी हो पाई है। तो वॉल्यूम कितना है, कौन कर रहा है, कहाँ पे हो रहा है, क्या टाइमिंग है, कब होता है कब नहीं होता है, इसकी जानकारी नहीं है। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी की बात है, इसीलिए बात आती है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जब आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं तो पता कैसे लगेगा कि कौन कर रहा है, कब हो रहा है, कितना वॉल्यूम हो रहा है। तो आपको कैसे अंदाजा लगेगा कि क्या केवल 10 शेयरों से ही की ट्रेडिंग से ही कोई शेयर का भाव 100-200 रुपये बढ़ गया, या फिर उसमें लाख शेयरों का ट्रेड हुआ तो जाके 100 रुपये या 200 रुपये ऊपर प्राइस जाता वो दिखा है। तो ये एक चीज़ है जिसको इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी। और ये जो आप सट्टा बाजार की बात कर रहे हैं, इसमें पता ही नहीं है कौन करता है, कितने वॉल्यूम्स हैं, कहाँ पे होते हैं। ज़्यादातर जो ट्रेड्स होते हैं वो शायद गुजरात और मुंबई में होते हैं। तो यही एक कनेक्शन है जिसको शायद एक अनफोल्ड या डीमिस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो आई थिंक आपको ये जो पूरा टॉपिक है ये कुछ बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बेहद ज़रूरी था कि ग्रे मार्केट प्राइसेस देखकर लोग अक्सर आईपीओ से लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशंस रखते थे। और ग्रे मार्केट में भी एक तरीके से आप समझिए कि शेयरों की काला बाजारी जो चल रही थी उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं सेबी ने ये बड़ा कदम उठाया। और इससे फ़ायदा जो है वो आप जैसे रिटेल निवेशकों का ही होगा, क्योंकि अक्सर जो अनरेगुलेटेड बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है वो हमें समझ नहीं आता, उसका कोई डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन अगर सेबी इसमें एंटर करता है और आप जैसे जो रिटेल निवेशक है उनको एक प्लेटफॉर्म देता है अपने शेयर्स को अलॉटमेंट डेट से लेकर के लिस्टिंग होने के बीच में उसे ट्रेड करने का, तो आई थिंक कि ये एक बेहतरीन मौका होगा। आप लोगों की इस पर क्या राय बन रही है हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपसे मिलेंगे। अच्छा, एक कमेंट मैं भी इसमें बीच में करना चाहता हूँ, माफ बीच में टोक रहा हूँ आपको। बताइए। ये जो सट्टा बाजार या ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना, मेरी आज किसी से बात हो रही थी न्यूज रूम में, तो ऐसे ही थोड़ा हिलेरियस मूड में आपको बता रहा हूँ। ये जो एग्जिट पोल और जो एक्चुअल रिजल्ट होते हैं ना, ये वही वाला सीन है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देख के पैसा लगाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी कभी रिफ्लेक्ट नहीं होता और कभी ज्यादा भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो एग्जिट पोल्स और एक्चुअल नतीजे जो होते हैं पोल के और ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है और उसके साथ साथ जो लिस्टिंग का प्राइस है उसमें जो अंतर होता है, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक कि बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दे दिया आप सभी लोगों को समझने के लिए कि जैसे कि एग्जिट पोल्स में हम देखते हैं कि क्या नतीजे आ सकते हैं और जो एक्चुअल नतीजे थे हमने देखा इस बार कि कितना डिफरेंस था। उसी तरीके से ग्रे मार्केट भी कामकाज करता है कि वहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन्स कुछ दिख रही हैं, लिस्टिंग हो रही है तब कुछ एक्चुअल गेन्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अनरेगुलेटेड बॉडी है तो क्या कुछ अंदर चल रहा है किसी को नहीं मालूम। लेकिन रेगुलेशंस आने से और सेबी के आने से ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेगुलेटेड हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी ये पूरी प्रोसेस। और तो आप हमें बताएं कि आपको ये जो नए कदम है वो कैसे लग रहे हैं, और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करें अगर आपको ये पसंद आई हो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें Money9।